गीता के बेटे आशीष का रंग काला होने के कारण उसकी शादी में बहुत अड़चन आ रही है। एक दिन आशीष अपने रूम में बैठे फेसबुक पर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड उसकी शादी के बारे में पूछने लगा तो आशीष का चेहरा उतर गया। वो फोन बंद करके बैठ जाता है। इतने में आशीष की माँ गीता वहां आती है और आशीष से पूछती है, क्या हुआ बेटा आशीष, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, एक दोस्त से बात कर रहा था। उसने शादी की बात की तो बस सोच में पड़ गया। अरे बेटा, तुम शादी की चिंता मत करो। तुम्हें जो भी लड़की मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। और इस तरह उदास मत हो बेटा। कल मेरे साथ मंदिर चलना, वहाँ पंडित जी से बात करके सम्मेलन में तेरा नाम लिखवा देते हैं। उस सम्मेलन में ना बहुत से लड़के लड़कियाँ आते हैं। देखना, तुम्हें कोई अच्छी लड़की ज़रूर मिल जाएगी। माँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो रही। बस इस बात का दुख है कि काले रंग की वजह से लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती है। वरना क्या कमी है मेरे अंदर? कोई कमी नहीं है, मेरा बेटा तो हीरो है, हीरो। माँ की बात सुनकर आशीष बहुत खुश होता है। अगले दिन आशीष तैयार होकर इंतजार करता है और कहता है, माँ चलो ना, मैं कब से तैयार हूँ। मुझे मंदिर से फिर ऑफिस भी तो जाना है। अरे रुक जा बेटा, बस थोड़ी देर में आई। क्या बात है आशीष, रोज सुबह तो मैं तुम्हें उठाती हूँ फिर भी नहीं उठते, और आज तो इतनी जल्दी उठ गए। माँ, अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए, आप ही तो कहती हो ना। थोड़ी ही देर में गीता वहां आ जाती है और दोनों मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर पहुंचते ही आशीष अपना नाम लिखवा देता है। उसी टाइम एक लड़की प्रियंका भी अपना नाम लिखवाने आई थी। आशीष को लगता है कि ये लड़की बहुत गोरी है और सुंदर है, वो उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। लेकिन प्रियंका को रंग से कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। अब घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है। गीता प्रियंका से कहती है, प्रियंका बहू, तैयार हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। चलो बेटा, सब औरतें आ गई हैं तुम्हें देखने। जी माँ। जैसे ही प्रियंका बाहर आती है सब लोग प्रियंका को घेर कर बैठ जाते हैं। सब मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और एक ही बात दोहराते हैं, आशीष के तो भाग खुल गए, उसको इतनी सुंदर बीवी मिली है। कहाँ आशीष की शादी अब तक नहीं हो रही थी, कहाँ आशीष को इतनी सुंदर गोरी पत्नी मिल गई। कौवे और हंस की जोड़ी है दोनों की। ये बात सुनकर सारी औरतें हंसने लगी। इतने में वहां गीता कहती है, अरे तुम सब क्यों मेरे बेटे बहू का मजाक उड़ा रही हो? भाभी जी, हम कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आशीष, सच में ना तेरे तो भाग खुल गए, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है। आशीष और गीता ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रियंका आशीष को बहुत प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। एक दिन आशीष और प्रियंका मॉल घूमने जाते हैं तो आशीष का दोस्त वहाँ मिल जाता है और आशीष को देखते ही कहता है, अरे भाई आशीष, कहाँ हो, आजकल देखते ही नहीं। मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारा ही कुछ पता नहीं। और बताओ क्या हाल है? सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भेजा तो था, तुम्हें मिला नहीं था क्या? दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे तभी प्रियंका आशीष को आवाज़ लगाती है। आशीष का दोस्त कहता है, आशीष, ये कौन है जो तुझे बुला रही है? तेरी बॉस है क्या? वो मेरी बॉस नहीं, मेरी वाइफ है। क्या बात है भाई, कितनी अच्छी किस्मत पाई है तुमने। तेरी तो लाइफ बन गई, कितनी सुंदर बीवी मिली है। पर सच बोलो, वो तेरी वाइफ नहीं, तेरी मालकिन लग रही है और तुम नौकर। अच्छा सुन, भाभी तुझे बुला रही है, तो जा, बाद में मिलता हूँ। ये बात सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आया और वो बिना कुछ कहे प्रियंका को साथ लेकर घर चला गया। प्रियंका ने आशीष से बात करने की बहुत कोशिश की पर कोई जवाब न मिला। फिर अगली सुबह आशीष काम पर जा रहा था, तभी पीछे से प्रियंका आवाज़ लगाती है, आशीष जी सुनिए आपका टिफिन। अरे तुम बाहर क्यों आई, मैं ले जाता ना अंदर आकर। तभी पड़ोस की कुछ औरतें आशीष से कहती है, अरे इतने प्यार से दे रही है तो ले लेना, क्यों नखरे दिखा रहा है। आशीष, वैसे मानना तो पड़ेगा, एक तो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली, वो भी इतनी फिक्र करने वाली। आशीष, तेरे तो भाग खुल गए, ये तो वही बात हो गई, सोने पे सुहागा।
ये बात आशीष को बुरी लगती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। एक दिन शाम को आशीष अकेले रूम में बैठा होता है। इतने में वहां प्रियंका आ जाती है और कहती है, अरे आप यहाँ अकेले में क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ तो इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम मेरी बातों में ज्यादा ही दखल दे रही हो। मुझे अकेले रहना है, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? प्रियंका, मैं कुछ देर के लिए शांति चाहता हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। प्रियंका वहां से चली जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ, मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आशीष जी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते और ना ही मेरे साथ टाइम बिताते हैं। हाँ बहू, लोग उसके रंग का मजाक उड़ाते थे। मैंने सोचा था शादी के बाद खुश रहेगा, लेकिन ये तो और भी उदास रहने लगा। तुम परेशान ना हो, मैं आशीष से बात करती हूँ। गीता अपने बेटे से बात करती है। तब वो कहता है, माँ, आपने मेरी प्रियंका से शादी करवा कर अच्छा नहीं किया। सब मुझे प्रियंका का नौकर बताते हैं और कहते हैं हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल नहीं जचती। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और मेरे दोस्त सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। देखना, बहू जितनी तन से सुंदर है उतनी ही मन से। तू दुनिया के चक्कर में आकर उसका दिल मत दुखा। वो तुझसे बहुत प्यार करती है और तू भी उससे करता है। क्या ये बात काफी नहीं? गीता ने अपने बेटे को खूब समझाया, लेकिन उसके समझाने का आशीष पर कोई असर नहीं हुआ। वो प्रियंका से ठीक से बात ही नहीं करता था। लेकिन प्रियंका ने कई बार आशीष को समझाने की कोशिश की। सुनिए जी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप दूसरों की वजह से हमारे रिश्ते में खटास क्यों पैदा कर रहे हो? लोगों का तो काम यही होता है, घर में आग लगाने का। वो तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। याद करिए, पहले जब आपकी शादी को लेकर लोग आपका मजाक बनाते थे और अब शादी हो गई तब भी आपका मजाक बना रहे हैं। प्रियंका, तुम जाकर अपना काम करो ना। क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ गई? और गलत क्या कहते हैं लोग? सही तो कहते हैं। भला तुम्हारा और मेरा क्या मेल? तुम इतनी सुंदर और मैं इतना बुरा काला। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मैंने तो कुछ नहीं कहा। अगर आप लोगों की बात में आकर मुझसे बात नहीं करती तो इसमें लोगों का काम आसान होगा। तुम्हें इस बात से भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। आशीष ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और प्रियंका कई बार आशीष से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आशीष का बर्ताव नहीं बदलता, वो ऐसा ही रहता है। इसी बीच गीता भी आशीष को समझाती है, लेकिन आशीष पर किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद प्रियंका अपनी माँ के घर जाती है। अरे बेटा, बहुत दिन बाद अपनी माँ की याद आई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मुझे सच में आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? वो कैसे हैं? आशीष जी मेरे साथ नहीं आए और अब शायद कभी नहीं आएंगे। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला। आशीष जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर बात मानते थे। हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन अब आशीष जी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया कि दामाद जी तुझसे बात नहीं करते? माँ, हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और आशीष के दोस्त मेरे रंग और आशीष जी के रंग की तुलना करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें। मेरा तो अपने ससुराल जाने का मन ही नहीं कर रहा। बेटा तू परेशान ना हो, अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, निभाना तो पड़ेगा ही। बस तो दामाद जी को समझाने की कोशिश कर, वो ज़रूर समझ जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्रियंका और दुविधा में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे समझाए। क्या आप प्रियंका की मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अनीशा एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ लोग कायदे से ही बातें करते और रहते थे।
बेफिजुल का बोलना या मजाक करना किसी को भी पसंद नहीं था। इसीलिए अनीशा के नेचर में भी वही चीजें आई। अनीशा 28 साल की हो चुकी थी, जिस कारण उसके परिवार वालों ने एक अच्छी घर का रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। अनीशा हितेन का हाथ पकड़े अपने ससुराल की चौखट लांघती है कि उसकी ननद कहती है, वाह भाभी, आप और भैया एक साथ दरवाजे से अंदर आ गए। आई कांट बिलीव दिस। लगता है शादी के लिए काफी वेट लॉस कर लिया है आपने, वरना आपकी जो पिक्चर्स रिश्ते के लिए आई थी ना, उसे देखकर तो मुझे लगा था दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। क्या? मैं समझी नहीं। दीदी, आपने ये क्यों कहा कि दरवाजा तोड़ना पड़ता? मैं इतनी मोटी हूँ क्या? अरे बहू, तू भी क्या इसकी बातों पर ध्यान दे रही है? ये तो कुछ भी बोलती है, बच्ची है। अपने गृह प्रवेश के वक्त ही अपनी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। आखिरकार अपने ससुराल में उसका पहला दिन था और पहले ही दिन वो सभी के सामने बुरी नहीं बन सकती थी। अनीशा इस बात को पायल का मजाक समझकर भूल जाती है। अगली सुबह पायल 6 बजे से ही अपने भाई और भाभी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगती है, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। फिर 8 बजे के लगभग अनीशा तैयार होकर कमरे का दरवाजा खोलती है। आप कौन है? मैं तुम्हारी भाभी। क्यों, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? अरे वो मेकअप नहीं लगा हुआ है ना भाभी, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। तू भी ना पायल, मैं भी एक बार के लिए सोचने लगी कि अचानक तुझे क्या हो गया, अपनी भाभी को कैसे पहचान नहीं पा रही। पर मानना पड़ेगा, मजाक अच्छा कर लेती है तू। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तगड़ा है तेरा। क्या तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर? इस तरह कौन अपनी भाभी से बात करता है? पायल, उसका इस घर में पहला दिन है और उसे कंफर्टेबल कराने की जगह तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। माफ़ी मांगो अपनी भाभी से, देखो कैसे घबरा गई है। अरे वो क्यों माफ़ी मांगेंगी? अरे बच्ची है ये। ना लाडो, अपने पापा की बात को ना अपने दिल से मत लगा। जा अपने कमरे में जा बच्चा। वैसे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पिछले 2 घंटे से पायल तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी, पर तूने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो मैं बताना भूल गई थी मम्मी। पता है, रात को भाभी और भैया के कमरे से ना जोर जोर की लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी, मानो दोनों के बीच में किसी बात पर बहस हो गई हो। लगता है इसी कारण भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। एक बार तो मैंने भाभी को ये कहते भी सुना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब क्या बोल रही हैं आप पायल दीदी? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो तो थकावट के कारण मेरी आंख नहीं खुली और कुछ नहीं। एक रात में ऐसी क्या बात हो गई बहू? हितेन ने कुछ कह दिया हो तो लगाऊं एक खींच कर उसे। पायल की बात सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे देखकर अनीशा बहुत घबरा जाती है। तभी पायल जोर जोर से तालियां मारकर हंसने लगती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लुक एट योर फेस भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मैं कमरे में जाती हूँ। ऐसा मजाक? अभी मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ जाता। अरे जाने दे बहू, ज्यादा दिमाग मत लगा। बच्ची है वो, कुछ भी बोल देती है, जाने दे। पायल को बचपन से ही अजीबोगरीब किस्म की मजाक करने की आदत थी और उसकी इस मजाक का शिकार हर बार कोई ना कोई बनता ही रहता था। अब उसके घर में आ गई थी उसकी प्यारी भाभी अनीशा। वो हर रोज उसकी मजाक का शिकार बनती रहती। अनीशा जब भी उसकी हरकतों के बारे में अपनी सास को कहती तो मधु हमेशा अपनी बेटी की ही साइड लेती और सभी का मुंह चुप करा दिया करती, जिस कारण पायल की इन हरकतों में इजाफा होता जा रहा था। अब तक ये कांता क्यों नहीं आई? पर्व के त्योहार के वक्त इसे देरी करनी होती है। ये आज आएगी भी कि छुट्टी है? इसने कुछ कहा भी नहीं था। आपसे कुछ कह कर गई थी क्या मम्मी जी वो? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। कांता कह कर गई थी कि वो आज नहीं आ पाएगी। पायल अनीशा को झूठ कह देती है, जिसके कारण अनीशा को बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब खुद करने पड़ते हैं। और सब काम करके जैसे ही अनीशा सोफे पर बैठती है तो सामने देखती है कांता दरवाजे पर खड़ी। तू तो नहीं आने वाली थी ना? तू दी से कह कर गई थी ना कि तू नहीं आएगी। अब भी ना भाभी, किसकी बातें मान रही हो? पायल दीदी को तो हमेशा से मजाक करने की आदत है। मैंने सुबह फ़ोन करके बताया था कि मुझे आने में देरी होगी, और पता है फ़ोन उठाकर दीदी ने क्या बोला कि आना ही मत, क्योंकि हम सब तो घूमने के लिए जा रहे हैं। ये तो मेरे को पता था कि दीदी को मजाक करने की बुरी आदत है, इसलिए मैं फिर भी चेक करने के लिए आ गई और देख लीजिए आप सब यहीं हैं। ये सब क्या मजाक है पायल दी?
कम से कम मैं जब झाड़ू पोछा लगा रही थी तब तो आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप मजाक कर रही हैं। अनीशा ठीक कह रही है मम्मी, मैं भी देख रहा हूँ दिन पर दिन इसके मजाक करने की आदत बढ़ती जा रही है और एक दिन ये तुम्हारी ही मुसीबत का कारण बन जाएगी। 2 दिन नहीं हुए तेरी शादी को कि तू भी अपनी पत्नी की ज़बान बोलने लगा। ऐसी बात है तो ठीक है, अब से मेरी बेटी तुम लोगों के साथ कोई मजाक नहीं करेगी, ठीक है पायल? अब पायल को तो अपनी माँ की बात माननी पड़ती। आखिरकार सिर्फ एक मधु ही तो थी जो पायल की ढाल बने खड़ी रहती थी। पायल अपनी छत पर खड़ी होकर किसी नई शरारत के बारे में सोच रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी भाभी कचरा लेकर घर से बाहर निकल रही है। अनीशा कचरे को अपने घर के नीचे डस्टबिन में डाल देती है। पायल पीछे से जाकर उस डस्टबिन से कचरे की थैली निकालकर अपने पड़ोसियों के दरवाजे के ठीक सामने रख देती है और 15 मिनट बाद चिल्लाती हुई विमला उसके घर आती है। अपने घर का कचरा अपने घर पर ही नहीं रखा जा रहा है क्या मधु? अब तो हद हो गई। पहले तेरी बेटी आए दिन हम लोगों का मजाक उड़ाती रहती थी, अब तेरी बहू हमारे घर के दरवाजे पर कचरा फेंक कर जा रही है। अरे किसी से गलती से ये भूल हो गई होगी विमला, माफ कर दे, अब से नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, वरना अगली बार मैं पुलिस वालों के साथ आऊंगी। पायल को क्या ही फर्क पड़ता था। विमला के जाते ही पायल जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ दिन बाद अनीशा का बर्थडे था और अनीशा अपने बर्थडे के लिए अपने सब दोस्तों को फोन करके इनवाइट करती है। बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है भाभी। अब देखिए कैसे मैं इस बर्थडे सेलिब्रेशन में तड़का लगाती हूँ। 8 बजे की पार्टी की टाइमिंग 12 बजे चेंज कर पायल अनीशा के सारे फ्रेंड्स को मैसेज कर देती है। बर्थडे के दिन पायल तैयार होकर मेहमानों के आने का इंतजार करती रहती है पर कोई नहीं आता। लगता है सभी ने एक साथ ना आने की सोच ली है। ठंड भी तो इतनी ज्यादा है ना, एक काम करते हैं अनीशा, हम सब एक साथ में केक कटिंग करके खाना खा लेते हैं। और जो बाकी खाना है उसका क्या करेंगी हितेन? वो तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। इतनी अच्छी कैटरिंग करवाई थी मैंने, इतना अच्छा केक लिया था, सब वेस्ट हो गया। मैं ना एक एनजीओ वाले को जानता हूँ, वो एक्स्ट्रा खाना यहाँ से ले जाएंगे और उन्हें गरीबों में बांट देंगे। तुम अपना मन मत खराब करो, 1 ही घंटा बाकी है तुम्हारा बर्थडे ओवर होने में, हम मिलकर केक कटिंग करके खाना खाते हैं ना। अनीशा को अपने दोस्तों के बिना ही केक कटिंग करनी पड़ती है और केक कटिंग के बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर डिनर कर लेती है। कुछ देर बाद एनजीओ के लोग आकर मेहमानों का खाना ले जाते हैं, सारे वेटर भी वापस चले जाते हैं और फिर बजते हैं 12 और एक एक करके सारे गेस्ट आना शुरू कर देते हैं। पर अब ना तो कटिंग के लिए केक है और ना ही गेस्ट को सर्व करने के लिए डिनर। सभी मेहमानों को ये बड़ा इंसल्टिंग लगता है और सभी अनीशा से रूठ कर वहाँ से चले जाते हैं। अनीशा समझ जाती है कि इसमें भी ज़रूर पायल जी का ही हाथ है। अब भी आप यही कहेंगे कि एक बचपना है मम्मी जी? सभी लोगों के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई, मेरे सारे दोस्तों को भूखे ही जाना पड़ा। अरे बहू ये बच्ची है, जाने देना, हो जाता है। अब बर्थडे दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट होता है क्या? हम भी तो तेरे अपने ही हैं। आज परिवार वालों के साथ तूने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, ये भी तो अलग चीज नहीं हो गई है? कोई कुछ भी कहे, मधु तो सुनने वाली थी ही नहीं। पायल बच्ची जो थी उसकी नजरों में, पर इस बार वो खुद उस बच्ची के हाथ चढ़ने वाली थी। एक सुबह अनीशा पायल को कुछ दवाई अलमारी में रखने के लिए देती है और पायल को लगता है कि ये दवाइयाँ अनीशा की है और अपनी मजाक करने की आदत से मजबूर पायल उन दवाइयों को बदलकर वहाँ जमाल गोटी की टैबलेट्स रख देती है। अरे बहू सुबह जो मैंने तुझे दवाइयाँ रखने के लिए दी थी, जरा ला तो, कमर में बहुत तेज दर्द उठाया है। और अनीशा वही दवाइयाँ लाकर मतलब कि जमाल गोटी की टैबलेट्स लाकर अपनी सास को दे देती है और उन्हें खाने के बाद मधु की जो हालत होती है वो तो आप समझ ही गए होंगे। हर 2 मिनट में टॉयलेट जाना और वापस सोफे तक आने के पहले फिर से टॉयलेट लौट जाना। पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। 15 मिनट में 6 बार होकर आई हूँ। पता नहीं ऐसा क्या खाया था जो अब तक निकल रहा है। अब क्या हंतड़ियाँ बाहर निकलेंगे? अब बार बार वॉशरूम क्यों जा रही है मम्मी जी? ऐसा क्या खा लिया आपने जो आपकी हालत इतनी बिगड़ गई? तभी कोने में खड़ी पायल जोर जोर से ताली मारकर हंसने लगती है। वो कमर दर्द की टैबलेट्स नहीं थी मम्मी, जमाल गोटा था। ओह गॉड बहुत हंसी आ रही है।
अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मधु पायल को देखती रहती है। तो ये तूने किया था? रुक, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। जाने दीजिए ना मम्मी जी, बच्ची ही तो है। अभी देखो ना, ये नाइटी मुझ पर जज नहीं रही। कल जब तुम ऑफिस से घर आओगे ना, तो मेरे लिए दूसरी नाइटी ले आना प्लीज। पर यार, इस नाइटी को अभी तुमने 2 दिन भी नहीं पहना है। कल रात को ही तो मैं तुम्हारे लिए ये नाइटी लेकर आया था। और वैसे भी इस नाइटी में खराबी क्या है? अच्छी लग रही हो तुम। पहले तो बिना बोले तुम मेरे लिए सब कुछ ले आते थे। अब क्या हुआ? शादी के बाद सारा प्यार खत्म हो गया? देखो, अभी मैंने कह दिया ना कि मैं ये नाइटी दोबारा नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। मुझे नई नाइटी चाहिए और कल की कल चाहिए। ये कहकर रिया तो हमारी सो जाती है। रिया और अभी की लव मैरिज थी। अभी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माँ बाप भी उसकी खुशी में खुश थे। परंतु शादी के बाद मानो जैसे अभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। रिया की बढ़ती डिमांड से धीरे धीरे अभी की माँ शकुंतला और पिता संतोष दोनों परेशान हो रहे थे, और अब तो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान हो रहा था। ऐसे ही अगली सुबह, ये क्या, आज भी नाश्ते में चाय पराठे? माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि आप टोस्टर ले आओ। मुझे सुबह सुबह टोस्ट और चाय पीने की आदत है, ना कि पराठे खाने की। बहू, तेरे ससुर ने टोस्टर मशीन सही करवाने के लिए दे दी है। बस 1-2 दिन में वो ले आएंगे, तब तक चाय पराठे से ही काम चला ले बेटा। आप सब कितने कंजूस हो। आखिर कब तक वो पुराना टोस्टर चलाते रहोगे? अरे ज्यादा महंगा नहीं आता, और मैं ये चाय पराठे बिल्कुल भी नहीं खा सकती। इसलिए अभी के अभी टोस्टर ले आओ, मैं टोस्ट ही खाऊंगी। एक बार फिर से रिया अपनी फरमाइश देकर वहां से चली जाती है। क्योंकि सुबह से रिया ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए ना चाहते हुए भी संतोष दुकान से नया टोस्टर लेकर आता है और शकुंतला अपनी बहू को टोस्ट बना कर देती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है, पर रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। दोपहर को अपनी अलमारी भर के कपड़े लाकर अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, आपको नहीं पता, पर मेरे घर पर मशीन थी तो हम कपड़े उसी में धोया करते थे। इस घर में तो एक वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मेरे ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, आज आप मेरे कपड़े धो दीजिएगा। बहू, मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? चल आजा, तू भी मेरी मदद करवा दे। माँ जी, लगता है आपने सही में सुना नहीं। मैं कपड़े हाथ से नहीं धो सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने कपड़े धोऊं, तो वॉशिंग मशीन ले आइए। घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो शायद मैं कपड़े धोने के बारे में सोच भी लूं। रिया अपने सारे गंदे कपड़े शकुंतला को देकर कमरे में चली जाती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया की डिमांड तो बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और रिया अपने लिए शॉपिंग करके घर आती है, पसीने से तरबतर। जब वो घर में आती है तो उसे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। इतनी गर्मी रिया से बर्दाश्त नहीं होती और वो तेज़ आवाज़ में कहती है, उफ़ो, लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी। कितनी गर्मी हो रही है। बेकार ही मैंने इस गरीब इंसान से शादी कर ली। इसके घर में तो एक एसी तक नहीं है। माँ जी, माँ जी! इस तरह रिया अपनी सास को आवाज़ देती है। रिया की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी किचन से बाहर निकलती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू? क्या हुआ? आपको दिख नहीं रहा कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बोलने पर ही घर में सारी चीज़ें क्यों आती है। आखिर इस घर में एसी कब लगेगा? बहू तो जानती है ना, तेरे ससुर का काम छूट चुका है। अभी अकेला ही इस घर को चला रहा है। बहू, अभी हाथ थोड़े टाइट है, थोड़ा समय दे दे, एसी भी लग जाएगा। लगता है जब मैं मर जाऊंगी ना गर्मी से, तब इस घर में लगेगा एसी। अरे नाना बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तू जो कहती है, तेरी हर इच्छा हम पूरी तो करते हैं, पर थोड़ी हमारी भी दिक्कत समझा कर। हम मिडिल क्लास फैमिली है, आखिर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? शकुंतला की ये बात सुनकर रिया ड्रामा करना शुरू कर देती है। छोटी सी बात के लिए वो अपनी माँ को ससुराल बुला लेती है। अब रिया की माँ रिया के ससुराल वालों से कहती हैं, बड़े ही नाजुक से पाला है मैंने अपनी बेटी को, और आप लोग इसकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मेरी बेटी अकेली आपके घर को संभाल रही है कि नहीं? हैं? फिर भी आप लोग मेरी बेटी में ही कमियां निकाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की अपनी बेटी की लव मैरिज करवा कर।
अपनी सास की ये बात सुनकर अभी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, माँ जी माफ कीजिएगा, पर गलती आपने नहीं की, मैंने करी, इससे प्यार करके, इससे शादी करके। अरे जब से हमारी शादी हुई है तब से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी डिमांड पूरी करते करते थक चुका हूं मैं। माँ ने क्या गलत बोला? सही तो कहा। हम मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो कहे जब कहे पूरा हो जाए। अब बात काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, पर शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसके घर की बात बाहर जाए, इसलिए वो माफ़ी मांग कर बात को रफा दफा कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया हर छोटी छोटी बात पर अपने मायके वालों को बुलाकर घर में ड्रामे करने लगती। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया, कुछ दिनों में मेरे बुआ की लड़की की शादी है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। शादी में मुझे रानी हार पहनना है। अगर आज रात आप लोगों ने मुझे रानी हार नहीं दिलाया तो मैं आप लोगों के ऊपर झूठा केस कर दूंगी कि आप लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने अपनी एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि आप लोग मुझे खाने को नहीं देते, मेरे मायके जाने नहीं देते, और मेरे माँ बाप ने दहेज का जो भी सामान दिया था वो सब आपने रख लिया। ऊपर से मुझे और दहेज के लिए परेशान करते हैं। रिया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, पर अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। रही बात झूठे केस की, तो तुम शौक से मुझे दहेज के झूठे केस में अंदर करवा सकती हो, क्योंकि जब तहकीकात होगी ना तो तुम ही फंसोगी, क्योंकि मैं और मेरी मां निर्दोष है। अभी बेटा तू क्या कह रहा है? अगर बहू ने गुस्से में आकर सच में केस कर दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, बहू के मायके वाले समझदार हैं, हमें उन्हें यहाँ बुलाकर शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। शकुंतला के समझाने पर अभी मान जाता है और शकुंतला रिया की माँ को घर बुलाती है। पर जब रिया की माँ घर आती है तो वो भी रिया की ही तरह अभी और उसके माता पिता को धमकी देने लगती है। अरे क्या गलत कह रही है मेरी बेटी हैं? मेरी बेटी बिल्कुल सही है। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम जैसे न जाने कितनों को मैं और मेरी बेटी बेवकूफ़ बना चुके हैं। अरे तुझसे पहले भी मेरी बेटी की 2 शादी हो चुकी है, वो भी लव मैरिज, और इसी तरह से हमने उनसे खूब पैसे लूटे और बाद में उनके ऊपर झूठा दहेज का आरोप लगा दिया। बेचारे आज तक जेल में बैठकर चक्की पीस रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो तो मेरी और मेरी बेटी की डिमांड पूरी करते जाओ। ओह, तो दोनों माँ बेटियाँ मिली हुई हैं। वैसे बहुत अच्छा प्लान बनाया आप दोनों ने, पर मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम आपकी सारी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? जेल। जैसे आपने मुझसे पहले और 2 बेगुनाह लोगों को फंसाया है, वैसे ही आप दोनों माँ बेटी हमारे साथ भी करोगी? मुझे तो पहले ही शक था कि रिया अपने मायके वालों से मिली हुई है, इसलिए आप दोनों को जो करना है करो, पर मैं अब आप लोगों को ना तो पैसे दे सकता हूँ और ना ही डिमांड पूरी कर सकता हूँ। अभी रिया और उसकी माँ की खोखली धमकियों से नहीं डरता, और जब रिया अभी और उसकी फैमिली के ऊपर झूठा केस दर्ज कराती है तो अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें रिया की माँ अभी और उसकी फैमिली को धमकी दे रही थी। फिर क्या था, रिया और उसकी माँ का किया उनके ही ऊपर उल्टा पड़ जाता है और इस तरह से अभी और उसकी फैमिली दहेज के झूठे आरोप से बच जाती है। तो वहीं रिया और उसकी माँ को उसके किए की सजा मिलती है।